तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस 1 जुलाई के लिए। एंड जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अगर उनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपके कोई भी सजेशंस हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। चलते हैं अपने कोट पे। कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अपन कुछ प्रॉब्लम्स को देख के डर जाते हैं, लेकिन अपन वो नहीं देखते कि सिर्फ ये एक पेज है जो अगले दिन बदल भी सकता है। अपन ये सोचते हैं कि ये परमानेंट है। कोई भी चीज़ अपने लिए परमानेंट नहीं होती, सब टेम्परेरी होती हैं, भले वो खुशी हो या भले वो दुख हो। तो अपने को मूव ऑन करते रहना है सारी चीज़ों को लेके। अगर अपन किसी चीज़ में स्टक हो गए तो अपन वहीं रुक जाएंगे, अपन को वो काम नहीं करना है। अपन को हर दिन ज़िंदगी का नया पेज देखना है कि आज कोई नया पेज है तो अपन उसको क्या लेके आए हैं। अगर मैं आपको एक वाइट पेपर दूँ तो आप उस पर हर दिन नया लिखेंगे ना, या हर दिन वही सेम चीज़ लिखेंगे? तो अगर मैं आपको हर दिन नया पेज दे रहा हूँ तो आप उसमें हर दिन नया लिखिए। जैसे ही ज़िंदगी आपको हर दिन एक नया पेज देती है, तो उसको भी एक नए तरीके से जिए। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल पे। अपना आर्टिकल कहता है यूथ लुकिंग बियॉन्ड जॉब्स एंड आर फाइलिंग पेटेंट्स, फाउंडिंग स्टार्टअप्स पीएम। ठीक है, तो यूथ जॉब्स और पेटेंट जॉब्स के ऊपर जाके पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है अपने लिए। अब पेटेंट्स को आप कहाँ पे लिंक करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि कौन से जीएस के टॉपिक्स में आता है। आईपीआर ध्यान है आपको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जीएस 3 साइंस एंड टेक, उसके अंदर आप पेटेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आज अपन जानेंगे क्या क्या स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स की ग्रोथ में इंडिया में कैसे कैसे इम्पैक्ट आया है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम ने कैसे उसको मदद करी है, और उधर कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आया, और क्या क्या वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आपको स्टार्टअप के बारे में कोई पूछे आंसर्स, तो आप उनको डायरेक्टली आंसर आउट कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं स्टार्टअप्स क्या होते हैं। द टर्म स्टार्टअप रेफर्स टू अ कंपनी इन द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन। Startups are founded by one or more entrepreneurs who wanted to develop a product or service for which they believe there is a demand. तो आप देखिए, जैसे पहले किसी को ये नहीं लगा था कि हाँ पानी भी बोतल में बेचा जा सकता है, लेकिन बिस्लेरी का एक जिन्होंने फाउंड करा, उनको ये पता लगा कि नहीं, पानी भी बोतल में बेचा जा सकता है। तो उनको एक गैप दिखा, डिमांड दिखी, उन्होंने उसको फुलफिल करी, तो उसको अपन स्टार्टअप कह सकते हैं एक नॉर्मल डेफिनेशन में। अपन कई बार, मैं आपको इतनी नॉर्मल डेफिनेशन इसलिए कराता हूँ, कई बार अपने को लगता है कि ये अपने को पता है, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूँ डिफाइन करने के लिए तो आपको नहीं पता होगा। सो दिस कंपनी जनरली स्टार्ट विद हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड रेवेन्यू, which is why they look for capital and variety of resources such as venture capitalist। तो अपन सब जानते हैं कि अगर इन कंपनीज को स्टार्ट करना है तो ये न्यू कंपनीज हैं, तो इनमें कोई प्रॉपर डिमांड नहीं होती कि हाँ एकदम वर्क कर जाएगी, धीरे धीरे डिमांड बिल्डअप करनी पड़ती है, इसलिए इनमें काफ़ी सारा मनी भी रिक्वायर्ड होता है। स्टार्टअप्स देखें, ग्रोथ का स्टार्टअप्स कैसे कैसे हुआ है। तो DPIIT हैज़ रिकग्नाइज्ड विच हैज स्प्रेड अक्रॉस 56 डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स। तो DPIIT ने ऐसे स्टार्टअप्स को रिकग्नाइज किया है जो 56 डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में हैं अभी। तो DPIIT एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मोर देन 4,500 सेटअप्स हैव बीन रिकग्नाइज्ड इन सेक्टर्स सच एज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज IoT, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। Sustained government efforts in the direction have resulted in increasing the number of recognized startups from 471 in 2016 to 72,993 in 2022। तो आप देखिए कितना फ़र्क है इसमें कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया ने अपने को कैसे मदद करा है ग्रोथ करने में। तो स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान ये 19 एक्शन से बना है, जिससे क्या होता है, सिंप्लीफाई होता है, हैंड होल्डिंग होती है, फंडिंग होती है, सपोर्ट होता है, इंसेंटिव होता है इंडस्ट्री को, एकेडमिया की पार्टनरशिप होती है, इंक्यूबेशन होता है। तो देखिए अब आप इसका क्या करेंगे, एक्रोनिम बना लेंगे, SHFSIIAI। अब जैसे आप इसको बनाएंगे ना, तो क्या होगा आपके पास, आप इसको आप टर्म्स को मिला सकते हैं, जैसे कि I²। उसकी वजह से आप टर्म्स को याद करेंगे तो आप इजीली याद कर पाएंगे। स्टार्टअप इंडिया हब्स, क्योंकि वर्ड्स क्या होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, एंड होल्डिंग, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। आप सिर्फ कुछ ज़रूरी कोई स्टार्टअप्स में लिखें, आप ये लिख सकते हैं कि नर्मदा का कोई कुछ पूछ लिया, या पॉवर्टी एलिवेशन कैसे कर सकते हैं, तो आप बताइए, सिंप्लीफाई कीजिए स्कीम्स को,
फिर उसके बाद उसकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, कैसे हैंड होल्डिंग से आप उनको उनके अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है वो चीज़ पे नोटिस करें। स्टार्टअप इंडिया हब, it is one of its kind online platform for all stakeholders of an entrepreneurial ecosystem in India to discover, connect and engage with each other। तो स्टार्टअप इंडिया हब पे क्या होता है, लोग एक दूसरे से कैसे इंगेज हो सकते हैं वो देखना है। द ऑनलाइन हब होस्ट स्टार्टअप इन्वेस्टर्स, फंड्स, मेंटर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंक्यूबेटर्स, एक्सीलेटर्स, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट बॉडीज एंड मोर। ऑनलाइन हब क्या करता है, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, सारे जनों को अपॉर्चुनिटी देता है कि कनेक्ट हो सकें। इनकम टैक्स एग्जेप्शन फॉर 3 ईयर्स, तो जब भी स्टार्टअप्स बनते हैं तो उससे क्या होता है कि उनको 3 साल तक इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन दी जाती है, क्योंकि अपने को पता है कि उनका प्रॉफिट्स पहले से डिफाइन नहीं होते, वो धीरे धीरे जैसे वर्क करते हैं उससे उनके प्रॉफिट्स डिफाइन होते जाते हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री एंड कमर्शलाइजेशन। तो स्टार्टअप सीड इंडिया फीड स्कीम में क्या होता है कि अब आपका प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं है, वो प्रोटोटाइप में, मतलब कि वो सिर्फ एक ट्रायल स्टेज पे है, उसके लिए भी आपको फंडिंग चाहिए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो वो देता है सीड फंड स्कीम, राइट। इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस टू इंडियन स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड ब्रीचेस ओवर 15 कंट्रीज। तो आप देखिए कहाँ कहाँ इतनी जगह पे अपन ओपन कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग अ सॉफ्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम द पार्टनर नेशंस एंड एम्ड इट प्रमोटिंग क्रॉस कोलेबोरेशंस। तो देखिए कोलेबोरेशन, सिंप्लीफिकेशन, हैंड होल्डिंग, फंडिंग, इंसेंटिव, इंडस्ट्री, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके बेस्ट नॉलेज में होने चाहिए। चलिए, तो अपन अब देखते हैं कौन से अदर फैक्टर्स हैं जिससे कि स्टार्टअप्स को एक हैंड होल्डिंग का सपोर्ट मिला है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या करा है, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम लॉन्च करा है, किस लिए, कि वो हार्नेस कर पाए इनोवेशंस को। जैसे निधि स्कीम्स है, आइडियाज एंड इनोवेशंस को नर्चर कर पाए, नर्चर माने डेवलप कर पाए, उनको मदद कर पाए। नॉलेज बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन, तो देखिए वापस कीवर्ड मिला आपको, नॉलेज बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। काफ़ी हिंदू एनालिसिस हैं जो सिर्फ ऐसे ही चल रहे हैं, डायरेक्ट आपको न्यूज़ पढ़ा के चले जाएंगे, कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं करना है वो आपको नहीं बताएंगे। मैं आपको हर या एक या दो लाइन में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको इस चीज़ को अपन यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वही नहीं पता है तो अगर आपने 1 घंटे का हिंदू एनालिसिस देख लिया तो फिर भी आपका कोई मतलब नहीं निकला। Promoting and accelerating young and aspiring entrepreneurs and startup प्रयास program was launched for providing financial support to startups। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। Enhancing biotechnology to foster biotechnology innovations, the Department of Biotechnology through the Biotechnology Industry Research Assistance Council promotes and nurtures biotechnologies firm। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा मिला है या बायोटेक्नोलॉजी ने कैसे स्टार्टअप्स को डेवलप करने में मदद की है। Defense sector, the Department of Defense Production launched the Innovation for Defense Council IDEX program to achieve self-reliance and foster innovation, technology development in defense, aerospace by engaging industries, R&D institutes and academia and providing them with grants to carry out research and development। तो अपन देख रहे हैं कि IDEX प्रोग्राम कैसे अपन IDEX प्रोग्राम ये होता है डिफेंस सेक्टर्स के लिए कि कैसे अपन सेल्फ रिलायंस ला सकते हैं, मतलब डिफेंस सेक्टर में कैसे अपन सारे इक्विपमेंट्स अपने यहाँ के ही यूज़ करें, बाहर से अपन ना मंगाएं। अटल इनोवेशन मिशन क्या है, अंडर द अटल इनोवेशन मिशन द गवर्नमेंट हैज सेट अप द अटल इंक्यूबेशन टू incubate startups in various sectors. It has been launched Atal New India Challenge program to directly and aid startups with technology-based innovations and solve sectoral challenges of national importance and society relevance। ये देखिए कीवर्ड मिला आपको, अटल इनोवेशन मिशन कैसे आपको मदद कर सकता है कि आप डायरेक्टली स्टार्टअप्स और इन सब से डील कर सकते हैं, उनकी चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हैं या सोसाइटी से रिलेवेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये थे आपके कुछ जो इनकी वजह से स्टार्टअप्स को ग्रोथ मिल रही है। अब अगर अपन इसकी वे फॉरवर्ड देखें तो वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकती है। देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट स्टार्टअप्स एज मैनी एंटरप्राइजिंग पीपल कंटिन्यू टू बी डिस्करेज्ड अबाउट परस्यूइंग देयर हॉबीज बाय देयर फैमिलीज एंड सोशल एनवायरनमेंट आर अंडर प्रेशर टू सिलेक्ट अ जॉब एंड लाइफस्टाइल दैट इज सीन टू प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी। तो अपन देखते हैं कि आज भी कई बार ऐसी जगह देखा जाता है कि जॉब्स को स्टेबिलिटी मानी जाती है, तो आप स्टार्टअप्स के तौर पे नहीं जा पाते हैं। द विलिंगनेस टू टेक चांसेस शुड बी रिवॉर्डेड मोर एंड फेलियर शुड नॉट बी सीन नेगेटिवली। अपने इंडिया में क्या होता है, अपने इंडिया में देखा जाता है कि फेलियर को नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन अपन हमेशा याद रखें कि फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन होता है आपकी सक्सेस को। Furthermore, breaking prejudice is a critical step forward, increasing diversity, which would enable today's big ideas to receive the ecosystem of support they require to succeed। तो अपने को ये देखना है कि कैसे अपन प्रेजुडिस को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कि कैसे अपन डाइवर्सिटी ला सकते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि
आप जॉब्स को प्रमोट करें या कैसे आइडियाज़ को प्रमोट ना करें, अपन को ये देखना है कि अपन आइडियाज़ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। द नेशनल पॉलिसी मेकर्स, रिस्क टेकिंग कॉर्पोरेट्स, फंडिंग एजेंसीज नीड टू फॉस्टर अ कंड्यूसिव क्लाइमेट फॉर इंश्योरिंग ईजर अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल। इसका ध्यान रखें कि कैसे कंड्यूसिव क्लाइमेट बनाना है आपको एक ईजर अवेलेबिलिटी के लिए, जो कैपिटल हो सके। मतलब कैपिटल अगर उनको इजीली मिल पाएगा तो चीज़ों को आराम से ओपन आउट कर पाएंगे। The regulators have to play a more proactive role in formulating appropriate regulations that encourage innovation and support emerging business models। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रेगुलेटर्स कैसे एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं आपकी रेगुलेशंस को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं उसके बाद जाके गवर्नर्स के बारे में बोला गया है कि गवर्नर का रोल क्या होता है, कैसे डेंजरस हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, ठीक है। तो आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कराऊंगा गवर्नर से रिलेटेड कुछ, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या कंसर्न्स हैं जो अपन को एड्रेस करने हैं। उसके बाद अपन कुछ वे फॉरवर्ड्स देखेंगे जो अपन ले सकते हैं अगर गवर्नर की सीट को अपन को इम्प्रूव करना है तो जैसे ही मैं आपको गवर्नर बोलूँ तो आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि आर्टिकल 153 सेज दैट शेयर बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, 1 person कैन बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर फॉर 2 or more states। अ गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इज अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, एक नॉमिनी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ध्यान रखें अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, नॉमिनी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर प्रीलिम्स में बन जाए क्वेश्चन तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए, 1 person कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 or more स्टेट्स। तो मतलब एक गवर्नर 2 स्टेट्स के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। कौन से अमेंडमेंट से बोला गया था ये जरूर बताएं, क्योंकि पहले नहीं होता था ये। इट इज स्टेटेड दैट द गवर्नर हैज़ द ड्यूल रोल। He is the constitutional head of the state, bound by the advice of its council of its minister। तो गवर्नर का ड्यूल रोल होता है, अपन ने माना कि वो स्टेट को भी डील करते हैं और सेंट्रल के भी नॉमिनी होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के, बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस फंक्शन एज ए वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक लिंक के तौर पे काम करता है किसके बीच में, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। Article 157, 158 specify eligibility requirements for the post of the governor. A governor must be a citizen of India, be at least 35 years of age, not be a member of either house of parliament, not hold any office of profit। तो ये रिक्वायरमेंट्स और डायरेक्टली यूपीसी में डाल देंगे कि क्या क्या गवर्नर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके आएंगे। अब आप ये देखिए कि ईपीएफओ आ रहा है, अभी कल है आपका ईपीएफओ। तो ईपीएफओ में अगर गवर्नर से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए तो आप जरूर उसको लिंक मार्क करके आएंगे। फिर अपन देखते हैं कि गवर्नर के पास क्या क्या पावर होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अपन देखेंगे, ठीक है। ऐसे फिर अपन देखेंगे क्या क्या अगर गवर्नर्स की कंसर्न्स है तो उनसे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। फिर अपन देखेंगे उनकी वे फॉरवर्ड्स। सो देयर इज अ सीओएम विद द सीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्सेप्ट सम कंडीशन फॉर डिस्क्रिशन। तो कुछ डिस्क्रिशंस होती हैं गवर्नर के पास, लेकिन उससे पहले सीओएम की एडवाइस के पे ही गवर्नर मोस्टली वर्क करते हैं। गवर्नर हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव एक्सेट्रा। आर्टिकल 161। आप आर्टिकल्स अगर अपने मीन्स के आंसर्स में लिख के आते हैं ना तो आपको इजीली मार्क्स आने के चांसेस बन जाते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। आर्टिकल 164। आपको ध्यान रखना है गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर्स को। गवर्नर असेंट्स, विदहोल्ड असेंट्स और रिजर्व द बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 200। तो गवर्नर एसेंट देते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं बिल, किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। गवर्नर्स में promulgate द ऑर्डिनेंस अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। आर्टिकल 213। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन से आर्टिकल से वो ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं या कौन से आर्टिकल से एसेंट देते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या अटेम्प्ट लिए गए हैं उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। चेंजेस रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ गवर्नर्स। तो पहले क्या होता था, द नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटेड बाय द अटल बिहारी वाजपेयी। क्या सजेस्ट किया उन्होंने कि शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये इनके द्वारा किया गया था। पहले सिलेक्शन दूसरी तौर पे होता था, अब सिलेक्शन दूसरी तौर पे होता है। प्रपोजल बाय सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने क्या बोला कि टू लुक इनटू सेंटर स्टेट रिलेशन प्रपोज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द सिलेक्शन ऑफ द गवर्नर्स। ये प्रपोजल था, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, जब आपका मेंस आंसर लिख रहे हैं ना आप, तो आप वे फॉरवर्ड में भी जा रहे हैं तो आप इन चीज़ों को मेंशन कर दीजिए कि हाँ सरकारिया कमीशन को आप कैसे डाल सकते हैं कि हाँ भाई सरकारिया कमीशन के लिए कुछ रिकमेंडेशन है, अपन को उनके ऊपर फॉलो अप करना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद अपन पुंची कमीशन की प्रपोजल देखें तो क्या बोलते हैं, जस्टिस मदन मोहन पुंची कमेटी कंस्टिट्यूटेड इन 2007 on center-state relations proposed in its report committee compromising the Prime Minister, Home Minister, Vice President, Speaker, concerned Chief Minister should choose the governor. The Punchi Committee recommended deleting the doctrine of pleasure from the constitution but backed the right the governor to sanction the prosecution of minister against the advice of the state government. It is also argued for a provision for the impeachment of the governor by the state legislature. तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या होता है ये ध्यान है क्या, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं. वे फॉरवर्ड देखते हैं. वे फॉरवर्ड क्या होता है, while governors may differ from the contents of a bill and may exercise the available constitutional options, they should not use their powers to stall litigation unapplicable to them. तो मतलब ये होना चाहिए कि हाँ भाई वो डिफ़र कर सकते हैं अपने ओपिनियंस में, लेकिन ऐसा ना हो कि वो उस बिल को लेके ही बैठ जाएं. It is time to implement the principle that M.M. Punchi Commission, which reviewed center-state relation, recommended governors should not be burdened with the role of chancellors. तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप पुंची कमीशन, सरकार या कमीशन के पॉइंटर्स अगर अपने वे फॉरवर्ड्स में डालेंगे तो आपका आंसर लिखना बहुत ईजी हो जाता है. गवर्नर सीम्स टू बी एन एग्जिबिटेड नेशन ऑफ देयर ओन रूल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मे यूज देयर पावर्स टू क्वेश्चन elected regimes against violating the constitution, but did not mean that they can use the absence of a time frame for decision making and the discretionary space given to them as a function as a parallel power center. तो इसका मतलब पूरा ये है कि अगर गवर्नर को पावर दी गई है तो उसे वो इलेक्टेड अगर कुछ गलत कर रहे हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो उनको देखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को फ़ायदा उठा के अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को टाइम फ्रेम में ना करें या अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को मिसयूज़ करें. ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली नहीं डालेंगे, ये सिर्फ आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ ये वे फॉरवर्ड में इंक्लूड हो सकता है, लेकिन जब आप लास्ट मेजर्स में डालें, मतलब कुछ और समझ आपको नहीं आ रहा है जब, आप ये दोनों चीज़ें डाल सकते हैं. ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट एडिटोरियल पे. अपना नेक्स्ट एडिटोरियल कहता है अ न्यू चैप्टर इन इंडिया अफ्रीका टाइज कैन बी रिटन. तो कैसे एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है इंडिया और अफ्रीका के टाइज के बीच में, ये अपने को देखना है. इंडिया इन अफ्रीका, तो अपन देखते हैं इंडिया का अफ्रीका में रोल कैसा है. Engagement at all levels with African countries has increased in the last 2 decades, with a large number of private and public sectors companies from India investing in Africa. तो इंगेजमेंट बढ़ रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ का लास्ट 2 डिकेड्स में, ये अपन सब जानते हैं. ठीक है, इंडियाज ड्यूटीज फ्री टैरिफ preferential scheme for least developed nation has launched in 2008 has benefited 33 अफ्रीकन स्टेट्स. तो कैसे अफ्रीकन स्टेट्स को बेनिफिट हुआ है इंडिया के फ्री टैरिफ से. India's engagement with African nations remains at 3 levels: bilateral, regional and multilateral. तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको. Multilateral engagement क्या है? फर्स्ट इंडिया अफ्रीका फॉरेन समिट इन 2008. ठीक है, अब अपन थोड़ा सा इंडिया अफ्रीकन फॉरेन समिट के बारे में जानते हैं, फिर अपन इंपॉर्टेंस जानेंगे अफ्रीका की. इंडिया अफ्रीका फॉरेन समिट इज़ द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर द अफ्रीका इंडियन रिलेशंस. इट इज़ हेल्ड वंस इन एवरी 3 years बिगनिंग फ्रॉम 2008. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, 3 साल में एक बार होती है. मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ये क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है 2015-16, और इस साल अफ्रीका काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है. या तो मेंस में पूछा जाएगा या अगले साल के प्रीलिम्स में पूछा जाएगा. इंडिया बाय कंसिस्टेंटली होल्डिंग इंडिया अफ्रीका फोरम समिट इन इट्स प्लेसेस लाइक न्यू दिल्ली, अदीस अबेबा एंड द न्यू दिल्ली हैज़ ऑलरेडी फोर्स्ड टाइज विद द 54 अफ्रीकन स्टेट्स थ्रू द अफ्रीकन यूनियन. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कितने सारे मेंबर्स हैं, 54 अफ्रीकन स्टेट्स एंड ऑल अदर्स. यहाँ पे कर देंगे 154. तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 154 नहीं है भैया, 154 पढ़ा था हमने. देखते हैं अपन इंपॉर्टेंस क्या है अफ्रीका की इंडिया के लिए. अफ्रीका इज होम टू ओवर हाफ अ डजन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज ऑफ दिस डिकेड सच एज रवांडा, सेनेगल, तंजानिया, मेकिंग इट वन ऑफ द ग्रोथ पोल ऑफ द वर्ल्ड. तो अपन अब सब जानते हैं कि हाँ अफ्रीका में अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी हैं, तो अब अपन वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने के चांसेस बनते हैं. रियल जीडीपी इन अफ्रीका एंड सब साहरान अफ्रीका इज द पास्ट डिकेड हैज़ ग्रोन अप बाय मोर देन ट्वाइस द रेट इन 2019-18. India's African continent has a population of 1 billion with a combined GDP of $2.5 trillion, making it a huge potential market. तो अपन सब जानते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की भी पॉपुलेशन आने वाले टाइम में बढ़ेगी इंडिया के बाद, तो काफ़ी बड़ा मार्केट हो सकता है वहाँ पे. अफ्रीका इज़ अ रिसोर्स रिच नेशन डोमिनेटेड बाय commodities like crude oil, gas, pulses, lintons, leather, gold and other metals, all of which India lack in sufficient quantities. तो अपन सब जानते हैं कि गोल्ड मैक्सिमम कहाँ से आता है, अफ्रीका से आता है, और अपने यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है. तो अपन अगर इनसे टाइज बना के रखें तो अपने लिए कितना बेनिफिट रह सकता है.
इंडिया सीकिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स ऑल सप्लाईज अवे फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका कैन प्ले an important रोल इन इंडियाज एनर्जी मैट्रिक्स। तो कैसे इंडिया के एनर्जी मैट्रिक्स में भी ये कितना अच्छा रोल प्ले कर सकता है अगर क्रूड ऑयल वगैरह भी स्टेबल प्राइस पे अपने को मिलने लग जाए तो ये थे कुछ आज के एडिटोरियल्स। आई होप आप लोग को बिल्कुल समझ आए होंगे। एंड जो भी इससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस लिखना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ।